Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Today the topic under discussion is lymphatic system. जब हम लोगों ने ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम डिस्कस किया था तो हम लोगों ने कहा था कि हमारी बॉडी में दो पैरेलल सिस्टम्स हैं जो एक दूसरे को असिस्ट कर रहे हैं. एक को हमने बहुत डिटेल से ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है एंड दैट वाज द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और द ब्लड वैस्कुलर सिस्टम. और जो सेकेंड सिस्टम इसके पैरेलल रन कर रहा है दैट इज बेसिकली नथिंग अदर देन लिम्फेटिक सिस्टम. राइट, लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, उसकी क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंस है, उसकी क्या क्या हमारी बॉडी में रोल है, और उस लिम्फेटिक सिस्टम को प्रॉपर तरीके से अपना फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए क्या क्या चीज़ें या ऑर्गन्स रिक्वायर्ड है, इन सारी बातों को अंडरस्टैंड करने के लिए माय डियर डॉक्टर्स लेट्स मूव टू द व्हाइट बोर्ड. एज यूजुअल हम आदत से मजबूर आपसे क्या कहेंगे कि आप सबसे पहले लिखें लिम्फेटिक सिस्टम की डेफिनेशन. तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ड लिम्फो और लिम्फा का मतलब क्या होता है. तो माय डियर स्टूडेंट्स, जो वर्ड है लिम्फा LIMPHA और बहुत सी बुक्स LYMPHA भी लिख रही हैं, बहुत सी साइट्स रादर दोनों वर्ड लिखे हुए हैं. इट इज बेसिकली अ लैटिन वर्ड. ये एक लातीनी लफ्ज है और इसका मतलब होता है ट्रांसपेरेंट. राइट, तो आप लोगों की बॉडी में रेड फ्लूइड के साथ साथ एक ट्रांसपेरेंट फ्लूइड भी सर्कुलेट करता रहता है. देयरफॉर हमने इसका नाम कर दिया है लिम्फेटिक सिस्टम. राइट, सो अ सिस्टम working parallel to CVS or cardiovascular system having comma जरूर लगाइएगा my dear students, having a transparent fluid, having a transparent fluid is called lymphatic system. रिमेंबर मैंने एक L.S लिखा है, आप नहीं लिखेंगे, आप प्रॉपर लिखेंगे इज कॉल्ड लिम्फेटिक सिस्टम. बल्कि मैं लिख ही दूं ताकि आप इसे कहीं आदत ही ना बना लें. इज कॉल्ड लिम्फेटिक सिस्टम. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट इज द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ दिस वेरी सिस्टम. तो आंसर मेरे पास स्टूडेंट्स ये है कि आप लोगों को ये एक डायग्राम देखती हैं या ऐसे करती हैं कि चूंकि मैं भी थोड़ा आदत से मजबूर हूं तो मैं ऐसा करता हूं कि मैं अपने डायग्राम बनाता हूं. राइट, लुक एट दिस कि यू नो वेरी वेल कि ये हमारा एक अदद हार्ट है और आपको ये वाली बात भी पता है कि ये मेरे हार्ट की कौन सी साइड है, डी ऑक्सीजनेटेड साइड, और ये मेरे हार्ट की ऑक्सीजनेटेड साइड. राइट, और दिस पर्टिकुलर साइड ऑफ द हार्ट इज गोइंग टू रिसीव ब्लड. ये ब्लड को रिसीव कर रही है. कोई नई बात नहीं है, आप लोग पढ़ लिखे बच्चे, आपको इस बात का पूरा पता है. आई नो कि आपको ये सारी बातें याद है. फिर उसके बाद ये मेरे ब्लड की जो प्योर साइड है, इट इज गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट ब्लड to the various parts of the body, something like your head region, right, something like your arms, right, your chest, right, then for example your digestive tract, something like your kidneys, and then for example
योर लेग्स एंड मैनी मोर। तो आप लोगों की पूरी बॉडी को ब्लड डिस्ट्रीब्यूट करने की जिम्मेदारी आर्टीरियल सिस्टम के पास है। अगर मैं आप लोगों से ये सवाल करूं माय डियर स्टूडेंट्स कि आप मुझे ये बताएं कि मेरी बॉडी में कैपिलरीज कहां कहां हैं, या चले मैं क्वेश्चन को यूं मॉडिफाई करता हूं कि क्या मेरी बॉडी में कोई ऐसी जगह है कि जहां कैपिलरीज नहीं है। यानी कि मैंने एक ही क्वेश्चन को दो डिफरेंट वेज में आप लोगों से पूछा है, राइट। तो माय डियर स्टूडेंट्स का आंसर ये है कि हमारी बॉडी में कोई जगह ऐसी नहीं है कि जो लिविंग हो और उसको ब्लड सप्लाई ना हो रही हो। इसका मतलब है कुछ जगह ऐसी होंगी जो बॉडी में नॉन लिविंग है। तो आंसर इज यस। फॉर एग्जाम्पल योर नेल, आपके नेल को ब्लड सप्लाई नहीं है, राइट। सिमिलरली अगर मैं आप लोगों की बोन्स के कोट को देखूं, बाहर वाले पार्ट को देखूं, that is just composed of inorganic minerals, right? That is non-living, वहां पे ब्लड की सप्लाई नहीं है। हाँ, बोन के अंदर वाली साइड that is basically spongy, it is provided with the blood vessels. Similarly, आप लोगों की ब्लड के ऊपर, आप लोगों की बोन्स पे प्रेजेंट जो क्या है कार्टिलेज, उसके ऊपर भी ब्लड सप्लाई नहीं है, राइट। तो कहने का मकसद मेरे पास ये है, इन चंद जगहों के अलावा मेरी बॉडी में कोई जगह ऐसी नहीं है जहां पे ब्लड कैपिलरीज नहीं है। इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं इस पर्टिकुलर जगह को इस तरीके से शो कर दूं कि इस पर्टिकुलर ब्लड वेसल में से, मींस एओर्टा में से मेरे डाइजेस्टिव ट्रैक में क्या बन गई, ब्लड कैपिलरीज बन गई। इसी ब्लड में से ब्लड कैपिलरीज मेरे किडनीज में बन गई, मेरी फॉर एग्जांपल कहाँ बन गई, लेग्स में बन गई, मेरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बन गई, मेरे रेस्पिरेटरी सिस्टम में बन गई। तो कोई जगह ऐसी नहीं है मेरी बॉडी में जहां ब्लड कैपिलरीज नहीं बन रही। तो ब्लड कैपिलरीज का फंक्शन आपको पता है, हमने डिस्कस किया था बहुत डिटेल के साथ कि दे आर इन्वॉल्व्ड इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, राइट। फिर आपको ये वाली बात भी पता है कि फिर ये वाली कैपिलरीज आपस में मिलती हैं और मिलने के बाद, ठीक है, दे कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म फर्स्ट वेन्यूल्स एंड देन इवेंचुअली दे मेक अदर सिस्टम दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, द वेन। तो इस तरीके से मेरा एक वीनस सिस्टम बन जाता है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये वाली बात भी याद होगी कि इन्हीं जगहों पे जिन्हें हम क्या बोलते हैं कैपिलरीज, हम लोगों ने एक वर्ड यूज किया था कि जो हमारी कैपिलरीज हैं वो लीक चैनल्स हैं। कैपिलरीज आर बेसिकली लीक चैनल्स, राइट, दे आर लीक चैनल्स, राइट। इसका मतलब ये होगा कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, चाहे वो मेरा जीआईटी है, चाहे वो मेरा लिवर है, चाहे वो मेरा पैंक्रियास है, चाहे वो मेरे एब्डोमिनल है, चाहे वो मेरे लेग की कोई मसल्स हैं, चाहे वो मेरा इवन पाँव है, हर जगह पे ब्लड का एक थोड़ा सा वॉल्यूम यहां से बाहर निकल जाता है, से 10%। जितना ब्लड यहां पे आया उसका 10% यहां से बाहर निकल गया। तो कहां निकल गया, क्वेश्चन है कहां निकल गया, तो उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं इस डायग्राम से। लुक एट दिस डायग्राम। ये मेरे पास कोई एक टिश्यू है, लुक एट दिस, दीज आर द नॉर्मल सेल्स ऑफ योर बॉडी, दीज आर द नॉर्मल सेल्स ऑफ योर बॉडी। हम उनको 2 या 3 टायर्स ऑफ सेल्स से शो कर लेते हैं, राइट, समथिंग लाइक इट। और इस पर्टिकुलर टिश्यू में क्या है स्टूडेंट्स, ब्लड कैपिलरी। लुक एट दिस, समथिंग लाइक इट। ये ब्लड कैपिलरी है जो यहां पे एंटर हुई। समथिंग लाइक इट, राइट। और बाद में आफ्टर द एक्सचेंज ये वाली ब्लड कैपिलरी यहां से ऐसे ही बाहर निकल जाएगी। इट इज नॉट अ न्यू डायग्राम फॉर यू, आपको पता है कि ऐसे ही हमारे टिश्यूज में ब्लड सप्लाई हो रही होती, राइट। न्यूट्रिएंट्स रिच ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड, it will basically arrive in the tissue.
तो मेरी बॉडी में जहां जहां लिविंग सेल्स हैं वहां पर यही कंडीशन है, चाहे वो मेरी आई है, चाहे वो मेरा ब्रेन है, चाहे मेरा कान है, मेरा नाक है, मेरी टंग है, मेरा नोज है, मेरी चेस्ट है, मेरी एब्डोमेन है, मेरी लेग मसल्स है, व्हाटएवर, हर जगह पर यही कंडीशन है कि एवरी लिविंग सेल इज इन नीड ऑफ न्यूट्रिएंट्स. सो न्यूट्रिएंट्स कैन ओनली बी सप्लाइड इफ ब्लड इज एट द डोर स्टेप ऑफ द सेल. तो यहां पे ब्लड आ रहा है, ये इन पर्टिकुलर सेल्स को जिंदा रखने के लिए इनको ऑक्सीजन भी सप्लाई कर रहा है और इनको न्यूट्रिएंट्स भी सप्लाई हो रहे हैं, राइट? हर सेल को, एवरी लिविंग सेल इज इन नीड ऑफ व्हाट? एनर्जी, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, फॉर एग्जांपल हार्मोन्स, एंजाइम्स, एक्टिवेटर्स, दिस एंड दैट. तो ये सारी की सारी चीजें इन पर्टिकुलर सेल्स को कौन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है? जाहिर है मेरा ब्लड. तो जब ब्लड में से चीजें इन पर्टिकुलर सेल्स के अंदर आ जाएंगी तो आने के लिए क्या चाहिए? कोई ना कोई प्रेशर. वो वाला प्रेशर जो यहां पे एक्सर्ट हो रहा है हमारी कैपिलरी के ऊपर, हम उसे क्या बोलते हैं? हीमोडायनामिक प्रेशर. इस हीमोडायनामिक प्रेशर की जो वैल्यू है, इट इज ग्रेटर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सेल्स. सो the water and the nutrients and the gases, they just come out over here. Look at the drawing. अब वो इस एरिया में चली गई, इस एरिया में चली गई, इस एरिया में. that particular area is basically lying all around the cells, all around the cells जो ये lie कर रहे हैं. we call this particular area as interstitia of the tissue, राइट? इंटरसेलुलर स्पेस ऑफ द टिश्यू. एक मैंने आपको नाम और भी बताया था, अगर आपको याद हो, कि मैं इसे नाम देता हूं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड. तो ब्लड में से ये चीजें सबसे पहले कहां जाएंगी? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में. इसके लिए ऐसा करते हैं कि हम डायग्राम को और मैग्नीफाई करके ड्रॉ करके देखते हैं क्या हो रहा है. ये बेटा मेरे पास एक कैपिलरी है, राइट? उसको मैंने मैग्नीफाई कर दिया है. और ये मेरे पास क्या है? सेल्स. लुक एट दिस, ये मेरे पास सेल्स हैं. अब आप देखें क्या कि वो वाली चीज जो इस पर्टिकुलर ब्लड में से बाहर आ रही है, ये पहले इस स्पेस में आएगी, इस जगह पर आएगी, जिसको हम नाम क्या देते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, जिसे मैंने यहां रेड पेंट किया हुआ है. इस पर्टिकुलर फ्लूइड की वजह से मेरे तमाम की तमाम सेल्स की एक्सटर्नल सर्फेसेस, दे ऑलवेज रिमेन मॉइस्ट. आई एम नॉट सेइंग वेट, आई एम नॉट सेइंग फ्लडेड विद वाटर. मैंने ये वर्ड यूज नहीं किया. हम यहाँ पे मॉइस्चर रखते हैं. मैंने आपको बोला था लास्ट चैप्टर में कि इफ दिस पर्टिकुलर लेयर इज मॉइस्ट, इट मींस देयर इज अ वेरी रैपिड एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, बिकॉज ड्राई सरफेसेस के ऊपर एक्सचेंज का रेट काफी कम हो जाता है. और इस पर्टिकुलर कैपिलरी में से इस फ्लूइड को बाहर लाने की हिकमत और दानाई यही है कि हम एक्सचेंज के रेट को बहुत तेज कर दें. तो रेट ऑफ एक्सचेंज इज ओनली पॉसिबल इन मॉइस्ट फॉर्म. अब यहां से ये वाला फ्लूइड सेल्स के अंदर चीजों को डिफ्यूज करवा सकता है, मीन टू से ऑक्सीजन दे सकता है, न्यूट्रिएंट्स दे सकता है, राइट? तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस के अंदर हमारे सेल्स के ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा होता है हमारा हीमोडायनामिक प्रेशर. तो इस पर्टिकुलर जोन से चीजें क्या आ जाती हैं? बाहर आ जाती हैं. और वही चीज क्या है? यहां, दैट इज समवेयर हियर. अगर कोई बंदा आपसे पूछे कि ये है क्या जो चीज बाहर आ रही है, तो आप लोग कहेंगे कि इट इज ऑलमोस्ट प्लाज्मा, राइट? ये ऑलमोस्ट प्लाज्मा है, लेकिन इसके अंदर कुछ बड़ी बड़ी प्रोटीन्स नहीं है. आपको पता है प्लाज्मा में सेल्स तो वैसे ही नहीं होते. हाँ, कुछ छोटी छोटी प्रोटीन्स बाहर आ सकती हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला कि इसमें हार्मोन आ सकते हैं, इसमें कोई एंजाइम आ सकते हैं, इसमें को एंजाइम आ सकते हैं, राइट? तो ये वो चीजें जरूर हैं कि जो यहां से बाहर आ सकती हैं, लाइक मोनोसैकेराइड्स, लाइक अमाइनो एसिड्स, और लाइक व्हाट मोनोमर्स ऑफ फैट्स लाइक फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल एटसेट्रा. लेकिन और कोई चीज यहां से बाहर नहीं आ सकती, कोई बड़ी प्रोटीन, कोई सेल यहां से बाहर नहीं आता. तो आप इसे क्या बोलेंगे? इट इज ऑलमोस्ट अ प्लाज्मा. अगर कोई बंदा आपसे पूछे कि ये प्लाज्मा कितने परसेंट बाहर आ सकता है, तो मैंने बोला था आपको अभी कि अबाउट हर टिश्यू में प्लाज्मा कितना बाहर आता है, तो आंसर इज अप्रोक्सीमेटली 10%. तो 10% फ्लूइड यहां से बाहर आ जाता है. जितना भी एक टिश्यू को ब्लड मिलता है उसका 10% लीक हो जाता है
into the interstitial fluid और extracellular fluid because के यहाँ पे हीमोडायनामिक प्रेशर होता है और उस प्रेशर के पीछे कैपिलैरिटी का अपना एक रोल है, आप लोगों के ब्लड प्रेशर का अपना एक रोल है, राइट? ओके, फिर हम इसके बाद इसी डायग्राम के अगले हाफ में मूव करते हैं। जब ब्लड यहाँ पे एक्सचेंज कर लेता है तो आफ्टर रेमिफाइंग इटसेल्फ अ लॉट, तो यहाँ पे अगले वाले फेज में हीमोडायनामिक प्रेशर कम हो जाता है। अब हम इस पर्टिकुलर डायग्राम के अगले हाफ में आ गए, राइट? इस वाले केस में अब हीमोडायनामिक प्रेशर कम हो गया, राइट? किससे? ऑस्मोटिक पोटेंशियल से। तो रिजल्ट क्या होगा कि अब बहुत सी चीजें जो इस एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में आ गई थी ड्यू टू एक्सेसिव प्रेशर, अब वो दोबारा से वापस जाना शुरू हो जाएंगी। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि इस पर्टिकुलर पहले हाफ में रेट ऑफ एक्स ऑस्मोसिस, रेट ऑफ यू कैन से एक्सोसाइटोसिस, रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स आउट ऑफ द ब्लड वो ज्यादा होता है, और अगले हाफ में ये प्रोसेस रिवर्स हो जाता है और अब एंड ऑस्मोसिस का रेट बढ़ जाता है। लेकिन फिर भी काफी चीजें वापस आने के बावजूद भी 10% प्लाज्मा बाकी बच जाता है। हम फर्ज कर लेते हैं कि इस पर्टिकुलर टिश्यू में 100 ml ब्लड आया था, से हम मिसाल के तौर पे एक बात कर रहे हैं, जस्ट टू इनकलकेट द कॉन्सेप्ट इन योर फर्टाइल ब्रेन्स, कि 10 ml ब्लड यहां पर आया, उसमें से आफ्टर एक्सचेंज एंड आफ्टर एंड ऑस्मोसिस 10 ml ब्लड यहां पे 10 ml प्लाज्मा बाहर निकल आया, किस में? टिश्यू में। अब बाकी कितना बचेगा? जाहिर है कॉमन सेंस 90 ml, राइट? इसका रिजल्ट क्या होगा? मेरे पास ब्लड जो वापस जा रहा है वो कितना है? 90 ml। इस पर्टिकुलर बात को समझने के बाद मुझे क्या पता चला कि इसकी नीड और इंपॉर्टेंस क्या है। नंबर एक, कि इसकी वजह से एक्सचेंज रेट ज्यादा हो गया, नंबर वन। नंबर टू, मेरे पास क्या हुआ कि इस सिस्टम की जरूरत इसलिए है कि मैं कार्डियक आउटपुट को कार्डियक इनपुट के बराबर कर दूं। फॉर एग्जांपल, जो ब्लड यहां पे इकट्ठा हुआ मींस 10 ml, अगर मैं उसे दोबारा से यहां से कलेक्ट करने के बाद जो 10 ml इकट्ठा हुआ मेरे पास यहां पे, उसे मैं दोबारा से कलेक्ट कर लूं इसमें, राइट? और इसे मैं दोबारा इसी में शामिल कर दूं, वन वे और द अदर, मैं इसे दोबारा से वीनस सिस्टम में रिटर्न कर दूं, तो तभी इस पर्टिकुलर 100 ml की वैल्यू मींस कार्डियक आउटपुट की वैल्यू आफ्टर द एडिशन ऑफ द रिमूव 10 ml विल बिकम इक्वल टू कार्डियक इनपुट। अगर ऐसा ना हुआ किसी वजह से, वजह क्या हो सकती है? फॉर एग्जांपल कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, ब्लॉकेज हो गई, अब ब्लड इस पर्टिकुलर वीनस सिस्टम को रिटर्न नहीं होगा। नाउ कार्डियक आउटपुट विल नेवर बी इक्वल टू कार्डियक इनपुट, ठीक है? इस वाले केस में दिस पर्टिकुलर प्लाज्मा विल बिगिन टू स्टे इन द टिश्यू एंड द टिश्यूज विल अंडरगो द स्वेलिंग एंड दैट पर्टिकुलर स्वेलिंग इज नोन एज एडिमा, राइट? उसे हम क्या नाम देते हैं स्टूडेंट्स? एडिमा। तो तीसरी बात मेरे पास ये हुई कि अगर मैं एडिमा को बचाना चाहता हूं, मैं अपने टिश्यूज को स्टोनी हार्ड होने से बचाना चाहता हूं, मैं अपने टिश्यूज की साइज को बिल्कुल ठीक रखना चाहता हूं, राइट? फॉर एग्जांपल, खुदा ना खास्ता कि अगर मेरे नोज का लिम्फेटिक सिस्टम क्या हो जाए, जरूरत ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए, कभी ब्लॉक हो जाए, तो फिर मेरे नोज में स्वेलिंग स्टार्ट हो जाएगी, राइट? और ऐसा भी हो सकता है कि खुदा ना खास्ता ये प्रॉब्लम मेरी आंख के साथ हो, तो मेरी अच्छी खासी आंख किसी भैंस की आंख बन जाएगी। कोई आपको भी बात समझ आई? तो इट बिगिन टू एनलार्ज बिकॉज कि इसकी वजह से मेरा इंट्राऑक्यूलर प्रेशर मेंटेन है। इंट्राऑक्यूलर का मतलब है मेरी आंख के अंदर का प्रेशर मेंटेन है। हमेशा बोलता हूँ कॉन्स्टेंटली आपकी आंखों में से भी एक्स्ट्रा फ्लूइड को ड्रेन किया जा रहा है, आपकी नोज में से ड्रेन किया जा रहा है, आपके कानों में से ड्रेन किया जा रहा है, एवरीवेयर। ये पर्टिकुलर सिस्टम क्या कर रहा है कि आपकी बॉडी के हर जगह से उस 10% प्लाज्मा को कलेक्ट कर रहा है। लुक एट दिस, ये मैंने कलेक्टर लगा दिया है फॉर एग्जांपल, एंड दिस पर्टिकुलर कलेक्टर इज गोइंग टू कलेक्ट इट एंड पोर इट बैक समवेयर हियर। यहां से कलेक्ट हुआ ये भी इसमें चला जाएगा, यहां से कलेक्ट हुआ ये भी इसमें चला जाएगा, यहां से कलेक्ट हुआ ये भी इसमें चला जाएगा।
सो ये है हमारे पास वीनस सिस्टम के पैरेलल एक और सिस्टम। आपने ये वाली बात भी याद रखनी है कि दिस पर्टिकुलर सिस्टम इज गोइंग टू असिस्ट venous part of the cardiovascular system. It is not going to help arterial part of the CVS, cardiovascular system, right? It is going to assist only the venous part. ये भी बात आपने याद रखनी है, right? और एक बात आपने और याद रखनी है कि इस पर्टिकुलर सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए क्या होना चाहिए? डेफिनेटली इस काबिल होना चाहिए कि वो इस फ्लूइड को एब्जॉर्ब कर सके। तो एब्जॉर्ब करवाने के लिए यहाँ पे स्पेशल किस्म की कैपिलरीज हैं, analogous to the capillaries of the CVS of cardiovascular system, and that very capillaries are called as lymph capillaries। ठीक है, और वो lymph capillaries को अगर आप इस इमेज को देखें तो आपको नजर आ रहा है कि ये वाली lymph capillaries they are interwoven with the capillaries of the cardiovascular system। ठीक है, तो ये आपस में साथ साथ पैरेलल चल रही है। तो वो वाला काम जो कैपिलरीज की सो कॉल्ड एब्नॉर्मैलिटी की वजह से हुआ, उसको किसने करेक्ट किया, किसको रेक्टिफाई किया? इन्हीं लिम्फ चैनल्स ने, लिम्फ कैपिलरीज ने, राइट। सो ये थी मेरे पास 3 बेसिक नीड्स, एडिमा को प्रिवेंट करने के लिए, न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करने के लिए, और मैंने आपसे क्या बात की थी कि जाहिर है कार्डियक इनपुट और कार्डियक आउटपुट को इक्वल रखने के लिए, जाहिर है मैं जब बात करूंगा कार्डियक इनपुट की, इसका मतलब अमाउंट ऑफ ब्लड दैट इज गोइंग आउट ऑफ द हार्ट एंड अमाउंट ऑफ ब्लड दैट इज गोइंग कमिंग बैक टू द हार्ट, इसको इक्वल रखने के लिए भी इसकी जरूरत है। 3 की पॉइंट्स जो आपके माइंड में होने चाहिए। सो इट वाज द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ व्हाट? लिम्फेटिक सिस्टम। आइए हम देखते हैं कि हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। सो लेट्स मूव। यस माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के ये कंपोनेंट्स हैं। नंबर 1 इज लिम्फ कैपिलरीज। तो जो सबसे पहला मेरे पास कंपोनेंट है उसका नाम क्या है? लिम्फ कैपिलरीज। अभी डिस्कस किया मैंने आपसे, बल्कि मैंने आपको इन लिम्फ कैपिलरीज का प्रॉपर एक इमेज दिखाया और बताया कि ये कैपिलरीज होती हैं, ये भी 1 सेल थिक हैं, ये भी एंडोथेलियम की बनी हुई है, इसके बाहर कोई बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं है। और अगर आप इसके डायमीटर की बात करें तो इसका डायमीटर लिख देते हैं ये भी, कि ये भी 1 सेल थिक है, दे आर ऑल्सो 1 सेल थिक। और दूसरी बात मैंने आपसे क्या कही कि ये इंटरवोवन है, इंटरवोवन विथ ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, and their diameter is larger, their diameter is larger than blood capillaries। ठीक है, and definitely their pressure is lesser than the pressure of course capillaries। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज जो कि हमारी इस पहले कंपोनेंट के, जिसे हम नाम के देते हैं लिम्फ कैपिलरीज। अब आगे बनी लिखा हुआ है कि अकरेंस एंड टाइप, कि ये जो मेरे पास लिम्फ कैपिलरीज है वो कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। तो मैंने आपको अभी एक आंसर दिया है कि लिम्फ कैपिलरीज अकर या पाई जाती हैं इन ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इन ऑल पार्ट्स ब्रैकेट में लिख लेंगे लिविंग, कि जो मेरी बॉडी के लिविंग पार्ट्स हैं, ऑल लिविंग पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो ये उनमें पाई जाती हैं। फिर आपको याद होगा कि हमने कैपिलरीज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। उनमें से पहली मेरे पास क्या थी? टाइट जंक्शन कैपिलरीज, राइट, ये हमने लिखा था और इसके हमने आपको बताया था कि ये वाली कैपिलरीज हमारे स्केलेटल मसल्स में, हमारे नर्वस सिस्टम में, हमारी स्किन वगैरह में पाई जाती हैं, और इनसे जो लॉस है वो कंपैरेटिवली कम होता है। लेकिन जो दूसरी थी मेरे पास वो क्या थी? फेनिस्ट्रेटेड, अच्छा, बहुत सी बुक यहाँ पे ई भी लिखती हैं, तो आप यहाँ पे ई भी लिख सकते हैं और आप FAE भी लिख सकते हैं, फेनिस्ट्रेटेड। सो दिस इज फेनिस्ट्रा, FANAESTRA, राइट। तो आप लोग इसे FENESTRA भी लिख सकते हैं, अमेरिकन लैंग्वेज में इसको ऐसे लिखा जाता है। सो हम इसे बोलते हैं फेनिस्ट्रेटेड कैपिलरीज। अब यहाँ पे जो गैप जंक्शंस हैं, दे आर कन्वर्टेड और मॉडिफाइड इनटू मोर परफोरेटेड ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, और आपको याद है कि लास्ट टाइप जो थी इट वाज बेसिकली साइनोसॉइडल कैपिलरीज थी, राइट। अब इन पर्टिकुलर कैपिलरीज के कोरेस्पॉन्डिंग
या इनके मुताबिक ही डिजाइन की गई हैं वो वाली कैपिलरीज के जिन्हें हम बोलते हैं लिम्फ कैपिलरीज। जाहिर है कि इस पॉइंट पे जो हमारी लिम्फ कैपिलरीज होंगी उनका डायमीटर कम होगा एज कंपेयर टू इन कैपिलरीज के, और उनसे ज्यादा होगा इन कैपिलरीज का, राइट। तो उसके मुताबिक ही हम इन पर्टिकुलर लिम्फ कैपिलरीज के डायमीटर को भी कंट्रोल कर रहे होते हैं। नॉट ओनली डायमीटर बट ऑल्सो द नंबर। जाहिर है यहाँ पे जो नंबर है लिम्फ कैपिलरीज का ज्यादा होगा और यहाँ पे नंबर और ज्यादा होगा, डिपेंड कर रहा है कि हमने वहां पे कौन सा काम करवाना है, ठीक है। तो जहां पे कैपिलरीज में से ब्लड प्लाज्मा और प्रोटीन्स का लॉस ज्यादा होगा, जाहिर है हम वहां पे अपनी लिम्फ कैपिलरीज को भी साथ साथ मॉडिफाई कर लेंगे, बिकॉज कि रेट ऑफ लॉस ऑफ प्लाज्मा शुड बी इक्वल टू द रेट ऑफ गैदरिंग और कलेक्शन ऑफ द प्लाज्मा फ्रॉम द टिश्यूज, राइट। देन आ जाती है मेरे पास स्टूडेंट्स ये कि आप अगेन इस इमेज को देखें, आपको नजर आ रहा है कि इस इमेज में बहुत सारी लिम्फ कैपिलरीज आपस में मिलके क्या बना रही हैं, लिम्फ वेसल्स बना रही हैं, ठीक है। अब ये हमारी, आप इसे लिम्फ वेसल को आप एक और नाम भी दे सकते हैं, क्या, लिम्फ ट्रंक। आपको याद है मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि अगर किसी जगह पे क्या हो, बहुत बड़ी रोड हो तो हम उसे बोलते हैं ग्रैंड ट्रंक रोड, फॉर एग्जांपल जीटी रोड, तो इस लिहाज से आप इसे ट्रंक भी कह सकते हैं, बहुत बड़ी ब्लड वेसल। तो मेरी बॉडी के अंदर दो बड़ी बड़ी ब्लड वेसल्स हैं, राइट। एक वो वाली ब्लड वेसल है कि जो मेरी बॉडी के राइट साइड पर हैं, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, राइट लिम्फ वेसल्स, राइट। और सिमिलरली एक मेरे पास कौन सी है स्टूडेंट्स, लेफ्ट, ये लेफ्ट साइड पे पाई जा रही है, राइट। जाहिर है राइट लिम्फ वेसल का काम क्या है कि वो राइट साइड ऑफ द बॉडी में से ब्लड को कलेक्ट कर ले, सॉरी लिम्फ को कलेक्ट कर ले। और जो मेरी लेफ्ट लिम्फ वेसल है ये वो मेन ट्रंक है जो कि मेरी बॉडी के लेफ्ट साइड से लिम्फ को कलेक्ट करती है और उसे इवेंचुअली मेरे वीनस सिस्टम को रिटर्न कर देती है। अब इन दोनों में किस बात का फर्क है, फर्क है कि इन दोनों ने अपनी अपनी लिम्फ को कहां कहां ड्रेन करना है, राइट। तो ये जो मेरे पास राइट लिम्फ वेसल है ये बेसिकली मेरी सब क्लेवियन वेन में ब्लड को एंटर कर रही होती है, किसमें, सब क्लेवियन। अब जब हम वर्ड यूज करते हैं सब क्लेवियन, इसका मतलब है कि इट इज लाइंग बीनीथ क्लेविकल। दिस वर्ड क्लेवियन इज फ्रॉम द ब्यूटी बोन क्लेविकल दैट इज लाइंग ओवर हियर, राइट। सो उस पर्टिकुलर ब्यूटी बोन के नीचे से गुजरने वाली बड़ी सारी वेन को हम क्या बोलते हैं, सब क्लेवियन वेन। अब कोई बंदा आपसे ये पूछ ले, अगर अव्वल तो कोई ये पूछेगा, फर्स्ट कर लेते हैं कोई बंदा आपसे पूछ ले कि आखिर हम सब क्लेवियन ब्लड वेसल में ही, सब क्लेवियन वेन में ही लिम्फ को क्यों पोर कर रहे हैं, तो इसका आंसर आप देंगे कि जनाब अली, अगर आप लोग ब्लड प्रेशर के रिलेशन को अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि जूं-जूं हम हार्ट से अवे मूव करते हैं, हमारे हार्ट तो हमारे ब्लड का प्रेशर कम होता चला जाता है। अगर आपको मेरे लास्ट लेक्चर की लास्ट डायग्राम याद हो तो उसमें आपने देखा था, सॉरी सेकंड लास्ट डायग्राम याद हो जो इसी पॉइंट पे हमने यहाँ ड्रॉ की हुई थी, तो आपको याद होगा कि हमने ये डिस्कस किया था कि जूं-जूं हम हार्ट से दूर जा रहे हैं तब तब ब्लड प्रेशर की वैल्यू कम होती चली जाती है, यहाँ तक कि हमारे सुपीरियर वेना केवा में और हमारे इंफीरियर वेना केवा में जो प्रेशर है वो सबसे लीस्ट हो जाता है, सबसे कम हो जाता है, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। तो इसलिए हमने इस जगह का इंतखाब किया कि जनाब चूंकि इस पर्टिकुलर सिस्टम का अपना तो कोई पंप है नहीं, तो और हमने इस पर्टिकुलर गैदर्ड लिम्फ को वापस भी डालना है, तो कहां डाला जा सकता है, जहां पे इसके प्रेशर की वैल्यू ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के प्रेशर से ज्यादा होगी। तो दैट्स वाई, अब मैं क्या आपको लॉजिकल बात बता रहा हूं कि पूरी बॉडी में से इकट्ठा होने वाला लिम्फ जब सब क्लेवियन लेवल के ऊपर आता है तो उसका प्रेशर सब क्लेवियन में ब्लड प्रेशर से ज्यादा होता है, देयरफॉर इट कैन जॉइन द राइट सब क्लेवियन वेन, ठीक है। और उसके बाद जाहिर है आपको ये वाली बात भी पता होगी कि अगर मैं किसी ऐसी ब्लड वेसल की बात कर रहा हूं कि जो सब क्लेवियन है तो डेफिनेटली इट विल बी कलेक्टिंग ब्लड फ्रॉम माय आर्म्स एज वेल, राइट। तो हमारी बाजू से इकट्ठा होने वाला ब्लड और लिम्फ दे इवेंचुअली जॉइन
व्हाट द सुपीरियर वेना केवा। गॉट द पॉइंट। और अब हम बात करते हैं लेफ्ट लिम्फ वेसल की। ये जो लेफ्ट लिम्फ वेसल है, इसकी जो सबसे बड़ी वेसल है, इट इज बेसिकली पासिंग थ्रू द थोरैसिक कैविटी। तो इसलिए हम लोग इसे एक और नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज थोरैसिक ट्रंक। थोरैसिक ट्रंक। तो हमारी बॉडी के लेफ्ट साइड से इकट्ठा होने वाला जो lymph है, it will be taken up by the lymph trunk that eventually drain it into the inferior vena cava। ठीक है। और अगेन रीजन और लॉजिक वही है कि हमारे इंफीरियर वेना केवा का जो हीमोडायनामिक प्रेशर है वो हमारी इस लेफ्ट लिम्फ वेसल के प्रेशर से कम है। देयरफॉर लेफ्ट लिम्फ वेसल में से लिम्फ बड़ी आसानी से मेरी इंफीरियर वेना केवा में ड्रेन हो जाता है। राइट। तो ये है दो मेजर ट्रंक्स, दो मेजर ब्लड वेसल्स जो बेसिकली क्या कर रही हैं, ब्लड को ड्रेन करवा रही हैं या रिटर्न करवा रही हैं लिम्फ को इनटू द ब्लड। अब अगली बात ये है, अब भी आपको याद होगा कि मैंने क्या वर्ड यूज किया कि मेरे लिम्फेटिक सिस्टम के पास अपना तो कोई पंप ही नहीं है। जैसे कि मेरे CVS में यू नो द वर्ड C stands for cardio and V stands for vascular, S for system. So in case of cardiovascular system, there is a pump, we call it as heart. But in this case, there is no pump at all. अब अगर मेरे पास कोई पंप नहीं है तो फिर रिटर्न कैसे हो रहा है? तो जरा आप याद करें मेरी वीनस सिस्टम की बात। आप याद करें वो बात जो मैंने आपको बताई थी कि हमारी मोहतरमाओं को, हमारी खवातीन को हार्ट अटैक कम क्यों होता है। तो आपको याद होगा कि मैंने बोला था कि हमारी खवातीन अक्सर तौर पर क्या यूज करती हैं, हील्स। और हील्स बेसिकली जिस मसल को स्ट्रेंथन कर रही हैं वो हमारा काफ मसल है। राइट। तो जितना ज्यादा मैंने बोला था कि आप लोगों का काफ मसल डेवलप होगा उतना ही ज्यादा आप लोगों के हार्ट पे लोड कम होगा, बिकॉज दैट काफ मसल वॉज एक्टिंग एज व्हाट, द सेकेंड हार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है। तो मैं आपको कहना ये चाह रहा था कि इस फ्लो को भी मेंटेन कर रहा है। मैंने आपको बोला ना भाई कि ये तो वीनस सिस्टम का असिस्टेंट है, तो ज़ाहिर है इसकी मूवमेंट भी कैसी होगी जैसी वीनस सिस्टम में हो रही थी। मीन टू से कि नंबर 1 यहां पे हमारे स्केलेटल मसल्स रोल प्ले करेंगे। ठीक है। और स्केलेटल मसल्स में जैसे मैंने बोला कि सबसे अच्छा एग्जाम्पल, सबसे जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो मेरा काफ मसल है। राइट। इट इज अ सेकेंड हार्ट ऑफ द बॉडी दैट इज वर्किंग अगेंस्ट द ग्रेविटी। और फिर आपको याद होगा कि हमारी वेन्स में क्या प्रेजेंट थे, वेल्व्स। तो वेल्व्स आर आल्सो प्रेजेंट ओवर हियर। तो यहां पर भी वेल्व्स प्रेजेंट हैं कि जो इस पर्टिकुलर लिम्फ को एक खास लेवल के बाद वापस नीचे नहीं गिरना देते, बल्कि इंश्योर करते हैं कि वो हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में ही मूव करता रहे। फिर आपको एक वर्ड और याद होगा, मैंने बोला था कि स्केलेटल मसल्स लिटरली मिल्क व्हाट द ब्लड वेसल्स इन द टर्म्स ऑफ व्हाट, ब्लड। ठीक है। तो स्केलेटल मसल्स हमारी वेन्स के अराउंड, जैसे मैंने बोला था कि दूध धोते हैं, तो बिल्कुल ऐसे ही हमारे स्केलेटल मसल्स भी पुश करते रहते हैं हमारे प्लाज्मा को, हमारे लिम्फ को इन अपवर्ड डायरेक्शन, और वेल्व्स को नीचे गिरने से रोकते हैं। यू गेट मी पॉइंट और नॉट। और आखिरी बात मेरे पास क्या है कि नॉट ओनली ये हमारी लेग के लेवल पे काम हो रहा होता है, बल्कि जब मैं सांस लेता हूं, यानी कि जब मैं ब्रीदिंग कर रहा होता हूं, तो ब्रीदिंग के टाइम पे भी मेरे स्केलेटल मसल्स बेसिकली उन्हीं लिम्फ चैनल्स को मूव करते हैं और लिम्फ हमारे वीनस रिटर्न का पार्ट बन जाता है। राइट। तो जैसे मैं अक्सर बोलता हूं, मैंने एक दफा ये शायद पहले भी बोला था कि पलटना, झपटना, झपट कर पलटना, लहू। अब मैं यहाँ पे एक वर्ड चेंज कर रहा हूं, आप लोगों की नजर कर रहा हूं मैं, कि लहू के वॉल्यूम को बैलेंस रखने का है एक तरीका कि अगर आप एक्टिवेट रहेंगे तो आपके लिम्फ चैनल्स भी एक्टिवेटेड रहेंगे, आप लोगों की जो वीनस रिटर्न की वैल्यू वो भी एफिशिएंट रहेगी, आप लोगों के काफ मसल्स भी हेल्दी हो जाएंगे, आप लोगों की हार्ट की असिस्टेंस भी हो जाएगी, और आप लोगों की लाइफ उतनी होगी जितनी आप लोगों को अता की गई है। लेकिन अगर आप सेडेटिव स्टाइल में चले गए तो आप अपने हार्ट पे एक्स्ट्रा लोड डाल दोगे। राइट। तो आप उतनी जिंदगी नहीं जी सकेंगे जितनी बेसिक अल्लाह ने आप लोगों को गिफ्ट की थी। Right. So let's move to the next concept. Next concept is कि मेरे इस लिम्फेटिक सिस्टम के तीसरा कंपोनेंट कौन सा है। पहला मेरे पास कंपोनेंट कौन सा था,
that was basically the lymph capillaries. And second, let's move to the again first second column. Okay, next component was basically the lymph vessels. Lymph vessels. And now we want to study the lymphoid organs. Right. And next is the lymph nodes. Right, and then the cells or lymph. तो ये मेरे पास सारी की सारी चीजें मिलके क्या बना रही है, मेरा lymphatic system. तो अब हम थर्ड स्टेज के ऊपर हैं कि we want to study, we want to discuss the lymphoid organs. मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे पहले से T² 2T ऑलरेडी लिखे हुए हैं. आई अंडरस्टैंड करते हैं कि ये इन 2T से मेरे पास क्या मुराद है. इनसे मुराद है मेरे 2 लिम्फॉइड ऑर्गन्स. राइट. लिम्फॉइड ऑर्गन का मतलब क्या है? नंबर 1 कि किसी न किसी तरीके से इन पर्टिकुलर ऑर्गन्स के अंदर क्या डेवलप हो रहा है, मेरे लिम्फेटिक सिस्टम का कोई ना कोई कंपोनेंट. जिस कंपोनेंट की मैं बात करूंगा उसमें पर्टिकुलर चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. वो क्या है? दैट इज नथिंग अदर देन द सेल्स. Those are going to perform the activity of what? Defense of the body. Right. तो उन पर्टिकुलर ऑर्गन्स को हम क्या बोलते हैं? लिम्फॉइड ऑर्गन. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ऑर्गन है जिसे मैं नाम देता हूं क्या? जो पहला टी है माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज फॉर टॉन्सिल्स. ये आप लोगों के गले में होते. दे आर लाइंग इन द व्हाट? थॉरेक्स. तो जो टॉन्सिल्स हैं दे आर बेसिकली प्रेजेंट इन योर थ्रोट. गले में प्रेजेंट होती है. ये समझ लो कि आप जो भी खाते पीते हो, जो सांस आप लेते हो, उसके ऊपर अब इज्जत ने एक गार्ड बड़ा सख्त किस्म का यहां बैठा के रखा हुआ है. एंड दैट वेरी ग्लैंड इज कॉल्ड एज टॉन्सिल. राइट. अब इस टॉन्सिल को अगर आप देखें, लुक एट दिस इमेज. आपको इस इमेज में हम लोगों ने एक बच्चे का मुंह खुलवा के उसके अंदर ये वाली हमने फोटोग्राफी की है. तो आपको नजर आ रहा है कि इस पर्टिकुलर बच्चे के सॉफ्ट पैलेट का नाम आपको याद है? हमने पढ़ा था किस में पढ़ा था? कुछ याद है आप लोगों को? रेस्पिरेशन में भी पढ़ा था और डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ा था. राइट. दैट इज अ सॉफ्ट पैलेटाइन. और आपको याद है कि हम इसे नाम क्या बोलते थे? यूवुला. राइट. इस यूवुला के पीछे राइट हमें दो फूले हुए स्वोलन रेड इन्फ्लेम्ड ग्लैंड नजर आ रहे. ये हमारा पहला लाइन ऑफ डिफेंस है, समझ लें. राइट. इनके ऊपर हमारे पास बहुत सारे ऐसे सेल्स हैं जो अपने एनिमी को पहचानते हैं, उसे कैप्चर करते हैं, उसे किल करने की कोशिश कर रहे होते हैं. राइट. और इनके अंदर बेसिकली आपको नजर आ रहा है कि बहुत ज्यादा ब्लड सप्लाई है और दे आर वेरी रिच इन मैक्रोफेजेस दैट कैन लिटरली किल द पैथोजेंस. और ये आमतौर पे बच्चों में ज्यादा डेवलप्ड होते हैं. आपने देखा है कि टॉन्सिल्स की वजह से बुखार ज्यादा बच्चों को होता है, बड़ों को नहीं होता. राइट. अगरचे बहुत से लोगों में टॉन्सिल्स जो ज्यादा ससेप्टेबल है टू इन्फेक्शन उनके डेवलप रहते हैं पूरी जिंदगी, लेकिन जो टॉन्सिल्स हैं बेसिकली वो बच्चों को होते हैं. और कभी भी याद रखिएगा ये वाली बात भी कि आपने टॉन्सिल्स का इलाज नहीं करना, आपने टॉन्सिलाइटिस का इलाज करना है. व्हेनेवर वी से द टर्म टॉन्सिलाइटिस इट मींस योर टॉन्सिल्स आर इन्फ्लेम्ड. और बहुत दफा आपको बता चुका हूं कि इन्फ्लेमेशन 5 चीजों का नाम है. तो जब 5 सिम्टम्स इकट्ठे अपेयर होंगे तो मैं इसे क्या बोलूंगा कि नाउ दिस पर्सन सफरिंग फ्रॉम टॉन्सिलाइटिस एंड इट इज अ साइन ऑफ इन्फेक्शन इन योर बॉडी. एंड you know very well, fever is not a disorder, it is a symptom, and that particular symptom is trying to denature the enzymes of the bacteria and trying to inactivate it. तो इस लिहाज से टॉन्सिलाइटिस बीमारी है, लेकिन ये किसी बीमारी का एक सिम्टम भी. राइट. फिर इसके अलावा स्टूडेंट्स मेरे पास एक और ग्लैंड है, और इस पर्टिकुलर ग्लैंड को अगर मैंने ढूंढना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे फिर किसी बच्चे की बॉडी को एनालाइज करना पड़ेगा. क्योंकि जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं उनमें ये वाले ग्लैंड जिन्हें हम नाम कहते हैं थाइमस ग्लैंड्स, क्या नाम देते हैं स्टूडेंट्स इन्हें हम लोग? थाइमस ग्लैंड्स. ये ज्यादा डेवलप होते हैं. राइट. जो हम लोग बड़े होंगे तो ये वाला थाइमस ग्लैंड आहिस्ता 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 ऐसा छोटा होता चला जाएगा जब तक कि हम अपनी प्यूबर्टी को पहुंच जाएंगे. तो प्यूबर्टी में इसका साइज सबसे छोटा होता है. राइट. इट इज अनदर लिम्फॉइड ऑर्गन. और इस लिम्फॉइड ऑर्गन का आपको पता है बड़ा यूनिक काम ये है
कि ये आप लोगों के इमेच्योर किनको, टी सेल्स को, आप पढ़ेंगे भी इम्यून सिस्टम में जाके अभी नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह, कि हमारे टी सेल्स होते हैं जो कि बेसिकली हमारी बॉडी का डिफेंस कर रहे होते हैं। ये सेल्स यहाँ पे क्या होते हैं, मेच्योर होते हैं। इट इज अ साइट ऑफ द मैच्योरेशन ऑफ अ काइंड ऑफ WBCs, वी कॉल देम एज टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, फिर आ जाता है स्टूडेंट्स मेरे पास एक और बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का ऑर्गन जिसे हम लोग नाम कर देते हैं स्प्लीन। आपको याद है कि मैंने ये बोला था कि स्प्लीन इज द ग्रेव यार्ड ऑफ द बॉडी, ये मेरी बॉडी का कब्रिस्तान है, राइट। परहैप्स इट इज द मोस्ट बिजिएस्ट ग्रेवयार्ड ऑन द फेस ऑफ अर्थ। ठीक है, बिकॉज कि हमारी बॉडी में आपको याद है कि मेरे जो RBCs हैं वो तो सिर्फ 120 दिन जिंदा रहते हैं, फिर 120 दिन के बाद मेरे ओल्ड वॉर्न ऑफ जो मर गए हैं RBCs, उनको हम क्या करेंगे, यहाँ रिसाइकल करते हैं। सो दिस वेरी स्ट्रॉन्ग रिसाइकलिंग is being done by the great organ that is called as spleen। तो स्प्लीन का एक काम तो मेरे पास ये हो गया, ठीक है। और इसमें अबाउट मिलियंस ऑफ RBCs पर सेकेंड क्या हो रहे होते हैं, रिसाइकल हो रहे होते हैं। तो इसलिए मैंने बोला कि इट इज द बिजिएस्ट ग्रेवयार्ड ऑफ द फेस ऑफ अर्थ। फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि मेरी स्प्लीन के अंदर एक लिम्फोइड जोन भी है, एंड दैट वेरी लिम्फोइड जोन इज अगेन गोइंग टू मैच्योर nothing other than lymphocytes। तो इस लिहाज से स्प्लीन भी क्या हुआ, मेरा एक लिम्फोइड ऑर्गन हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखें तो आप लोगों ने इस इमेज को जरा फोकस करना है। लुक एट दिस, इस इमेज में क्या नजर आ रहा है कि हम लोगों ने इस पर्टिकुलर इंटेस्टाइन को किसी खास यू कैन से स्टिमुलस से स्टिमुलेट किया हुआ है। आपकी बुक के ऊपर की बात है इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं। तो आपने क्या देखा कि इसके अंदर स्पेसिफिक किस्म के येलो पैचेस डेवलप हो गए हैं, राइट, और उन्हें हम लोग नाम कर देते हैं पायर्स पैचेस, पायर्स पैचेस, राइट। दे आर बेसिकली लोकेटेड ऑन द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं और इनका काम भी वही है जो अदर लिम्फोइड ऑर्गन्स का होता है, राइट। तो एक और है, और लास्ट में हमारे पास जो चीज आ जाती है दैट इज नथिंग अदर देन लिम्फ नोड्स, लिम्फ नोड्स, राइट। अब अगला जो टॉपिक है मेरे पास वो क्या है, अकरेंस। तो हम जल्दी से क्या करते हैं कि लुक एट दिस इमेज, मैंने पहले से लिख रखा हुआ है कि आप इस इमेज को देखें तो इस इमेज में आप लोगों को डिफरेंट लिम्फोइड ऑर्गन्स की अकरेंस नजर आ रही है। लुक एट द पोजीशन ऑफ टॉन्सिल्स, देन द पोजीशन ऑफ थाइमस ग्लैंड, position of spleen, position of Peyer's patches, and then now the last but not the least are the lymph nodes। अब ये जो मेरे पास lymph nodes हैं ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, लुक, हमारी टांगों में जहां जोड़ है वहां प्रेजेंट है। Then there is a specific region, we name it as groin in medical sciences। तो इस groin region में where your limbs are going to attach with the ट्रंक ऑफ द बॉडी, हमारी टांगे जहां हमारे पेट के साथ जुड़ रही हैं, दैट वेरी जोन इज नोन एज ग्रॉइन। तो ग्रॉइन में प्रेजेंट होते हैं। देन दीज पर्टिकुलर लिम्फ नोड्स दे आर वेरी मच कॉन्सेंट्रेटेड इन द एब्डोमिनल, सेंट्रल एब्डोमिनल रीजन, एंड देन इन थोरेसिक रीजन, एंड देन इन आर्मपिट्स। तो ये वो मेरे पास जोन है जहां पे आप लोगों को लिम्फ नोड्स बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नजर आती हैं। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि ये और जगह पे प्रेजेंट नहीं होती, बट दे आर मच मच मोर कॉन्सेंट्रेटेड ओवर हियर, राइट। अब हम देखेंगे इस एक लिम्फ नोड के अंदर घुस के, राइट। फर्स्ट करते हैं कि ये नेक मेरी कैरोटिड रीजन के नोड है। This lymph node is lying in my carotid region, in my neck region। You know, मैंने बताया था आप लोगों को whenever I utter the word carotid, it means it is neck। So हमने इस neck region की for example lymph node को क्या किया, मैग्नीफाई किया, तो मुझे पता चला कि इस पर्टिकुलर lymph node के दो रास्ते हैं, राइट। नंबर वन, एक वो वाले कि जहां से लिम्फ एंटर हो रहा है, जहां से लिम्फ एंटर हो रहा है उससे हम लोग नाम कर देते हैं आफ्रेंट। मैंने आपको बहुत पता है आफ्रेंट आने वाली। सो वो वाली लिम्फ चैनल्स, वो वाली लिम्फ वेसल्स जो लिम्फ नोड में लिम्फ लेकर आती हैं, दोज आर कॉल्ड एज आफ्रेंट लिम्फ चैनल्स। देयर नंबर इज यूजुअली हायर, देयर डायमीटर इज यूजुअली लेस, ठीक है।
अब सवाल ये है कि इन पर्टिकुलर लिम्फ वेसल ने लिम्फ को लिम्फ नोड में क्यों डाला है? तो आंसर इज कि इस पर्टिकुलर लिम्फ नोड के अंदर मैं एक टर्म यूज कर रहा हूं, आई डोंट नो मुझे क्या यूज करना चाहिए नहीं, दैट इज कॉल्ड एज अ पुलिस एनकाउंटर। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर एरिया में हमारी बॉडी बेसिकली पुलिस एनकाउंटर कर रही होती है। ठीक है, यहां पे लाएंगे एक खुला सा मैदान समझ लेंगे, यहाँ पे बहुत सारे पैथोजेंस हैं, लेकिन वो समझ लें कि वो हमारे डिफरेंट किस्म के से एनिमीज हैं, और इनके अराउंड हमारे क्या हैं, हमारे पुलिसमैन हैं, हमारी आर्मी के लोग हैं, हमारे कमांडोज हैं, राइट। और these particular commandos, they are going to kill every intruder, every invader that is going to attack my body, right? तो इस पर्टिकुलर लिम्फ नोड का बेसिक फंक्शन ये होता है कि ये मेरे लिम्फ को जो बॉडी के डिफरेंट जोन में से यहाँ पहुंच रहे हैं उनको जर्म फ्री कर दे, उससे पैथोजन फ्री कर दे, राइट। तो ये एक बेसिकली पुलिस एनकाउंटर जोन है और फाइटिंग जोन है बिटवीन द evil forces and the good forces, right? उसके बाद इस पर्टिकुलर लिम्फ नोड में लिम्फ को फिल्टर कर लेने के बाद now we will put it into the efferent. Whenever we use the term efferent, इसका मतलब बाहर निकलने वाली, ये इनका नंबर यूजुअली 1 होता है और इनका डायमीटर रेस्ट ऑफ द 3 से ज्यादा होता है और इसके अंदर डेफिनेटली वेल्व्स होती हैं that always open towards the heart, ये भी वो हार्ट की तरफ ही ओपन हो रहे होंगे, राइट। तो ये है मेरी लिम्फ नोड का काम। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, कभी कभी ऐसा भी होता है, क्या होता है कि वो वाला बैक्टीरिया, वो वाला वायरस, चले मैं एक बात पहले कर लूं कि 99.99% अल्हम्दुलिल्लाह, समटाइम 100% वी स्टे विक्टोरियस, आवर इम्यून सिस्टम, आवर कमांडोज, आवर लिम्फोसाइट्स, आवर किलर सेल्स, दे रिमेन विक्टोरियस ओवर इन्वेडर्स, बट समटाइम इन्वेडर इज मोर तगड़ा। समटाइम मेरा इन्वेडर बहुत तगड़ा हो जाता है, समथिंग लाइक अ वेरी वेरी एग्रेसिव कैंसरस वायरस, मे बी समथिंग लाइक द डिफरेंट मैक्रो पैरासाइट्स लाइक हुकवर्म्स और पिनवर्म्स, समथिंग लाइक इट। ठीक है, तो उस वाले केस में क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स कि अब जो मेरे क्या है डिफेंडर्स हैं, दे विल बी डिफीटेड, उनको शिकस्त हो जाए। जब शिकस्त होगी तो इस पर्टिकुलर लिम्फ नोड वाले एरिया को कौन जीत लेगा, कौन फतह कर लेगा? पैरासाइट। अब वो पैरासाइट इसे अपनी लिविंग प्लेस बनाएगा, यहाँ पे रहेगा, एंजॉय करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा और अपने नंबर को इंक्रीज करेगा। इस पर्टिकुलर टाइम पे माय बॉडी विल स्ट्राइव इट्स बेस्ट टू किल द पैथोजेंस। लेकिन चूंकि यहाँ पे वो जीत गए हैं, हमारा इम्यून सिस्टम उनसे हार गया है, शिकस्त खुर्दा हो गया है, तो अब ये वाली लिम्फ नोड स्वेल करना शुरू कर देंगी। समथिंग, लुक एट दिस इमेज। इस इमेज आपको नजर आ रहा है कि इस पर्सन की जो लिम्फ नोड्स हैं दे आर मोर देन स्वोलन। तो हम इस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में कह सकते हैं, आपको याद होगा कि खुदा ना खास्ता दिस पर्टिकुलर पर्सन इज ईदर सफरिंग फ्रॉम से टीबी और फ्रॉम कैंसर। मैं आपको बहुत दफा डिस्कस किया ये बात पहले भी आप लोगों के साथ। तो इस तरीके से ये हम लिम्फ नोड्स को देख के बता सकते हैं कि इस पर्सन में कोई इन्फेक्शन है या नहीं। प्लस अगली बात ये है, हम इस पर्टिकुलर लिम्फ नोड की बायोप्सी करेंगे, इसलिए हम यूज करते हैं बायोप्सी नीडल, और उसमें हम इस टिश्यू को इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करने के बाद इस टिश्यू को लैब में ले जाते हैं और लैब में ले जाने के बाद उन पर्टिकुलर सेल्स की सॉलिड स्टडी करते हैं और अंदाजा करते हैं कि whether there is you can say chances of TB or any sort of parasite or any sort of say खुदा ना खास्ता कैंसर। तो बहरहाल लिम्फ नोड का स्वेल करना अच्छा साइन नहीं होता है, राइट। तो ये था हमारे पास लिम्फ नोड का स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन और उसकी एबनॉर्मेलिटी। अगर हमारी लिम्फ नोड स्वेल करना शुरू कर दे, पर्टिकुलरली लुक एट दिस इमेज, हमारी लेग में, तो मेरी लेग के टिश्यूज दे बिगिन टू स्वेल अ लॉट, बहुत ज़्यादा फूलना शुरू कर देते हैं। तो उस वाले केस में मेरी लेग को एक डिजीज हो जाती है, उसे हम नाम बोलते हैं एलिफेंटाइटिस। ठीक है, लुक एट दिस इमेज, यहाँ पे इस पर्सन की टांग किसी हाथी की तरह से मोटी हो गई है, उसकी वजह मेरे लिम्फेटिक सिस्टम की क्या है? ऑब्स्ट्रक्शन। नाउ कॉन्स्टेंटली टिश्यू फ्लूइड इज कमिंग आउट बट इट इज नॉट बीइंग ड्रेन्ड बैक टू द वीनस सिस्टम। देयरफॉर अगर आप इस पर्सन की इस लेग को हाथ ला के देंगे तो इट विल स्टोनी हार्ड, राइट। तो इस डिजीज की कॉज ज़ाहिर ऑब्स्ट्रक्शन इन द लिम्फेटिक सिस्टम है। हमारी बॉडी में से ओवरऑल 3 लीटर लिम्फ
पर डे बॉडी में से बाहर आ रहा है, तो इस 3 लीटर लिम्फ को वापस वीनस सिस्टम में रिटर्न करने का काम कौन कर रहा है? डेफिनेटली मेरा लिम्फेटिक सिस्टम कर रहा है। फिर इसका मतलब यह होगा कि ये मेरे ब्लड के वॉल्यूम को मेंटेन करेगा, ये मेरे एडिमा को बचाएगा। ठीक है, अगली बात ये है कि लैक्टील को हम लैक्टील कहते क्यों हैं? इसका आंसर ये है कि आपको याद है कि लैक्टेशन मींस मिल्क, दूध पिलाने की बात हो रही है, तो लैक्टील का मतलब होता है एक ऐसी ब्लड वेसल दैट हैज गॉट समथिंग लाइक मिल्क, और इसीलिए हम इसे लैक्टील बोलते हैं। तो जब भी आप लोग फैट्स को एब्जॉर्ब करते हो तो वो काइलोमाइक्रोन की फॉर्म में ट्रेवल करते हैं। जब मैं किसी काइलोमाइक्रोन कलर देखता हूं तो वो कैसा होता है? वाइट, मिल्क वाइट। इसीलिए हम इन फैट कलेक्टिंग डक्ट्स को लैक्टील का नाम देते हैं, और ये लैक्टील्स बेसिकली हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है। आपने पढ़ रखा है, कोई नई बात आप लोगों ने नहीं है। और ये वाली क्या है? लैक्टील्स, दे आर गोइंग टू पोर again the absorbed fats into the venous system, right? और फिर आगे आपको पता है कि मेरी बॉडी में डिफेंस के लिए मेरे पास किलर सेल्स हैं, मेरे पास मैक्रोफेजेस हैं, मेरे पास माइक्रोफेजेस हैं, एंड ऑल दीज थिंग्स दे आर बेसिकली पार्ट ऑफ माय इम्यून सिस्टम्स, एंड दे आर बेसिकली डूइंग देयर एक्टिविटीज not only the tissues but also in the lymph nodes. And finally, जैसे मैंने अभी बताया था आप लोगों को कि मेरी जो स्प्लीन है, it is carrying out ऑटोफेजी। ऑटोफेजी का मतलब होता है, ऑटो मीन सेल्फ एंड फेगी मीन्स टू ईट। तो मेरे बॉडी के वॉर्न आउट गले सड़े हिस्सों को जो खाने का प्रोसेस है वो कौन करेगी? हमारा इम्यून सिस्टम, हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज टॉपिक। और हम अगले टॉपिक में इम्यूनिटी सिस्टम के साथ और उसकी तमाम नेसेसरी डिटेल्स के साथ आप लोगों से मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल। उस वक्त तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, और हमेशा की तरह से कहूँगा अपना और अपने वालिदैन का और हमें भी दुआ में याद रखिएगा, उनका ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।